नमस्कार, आप देख रहे हैं मसला और मैं हूं सुंदर सोलंकी। बढ़ते प्रदूषण पर प्रहार करने के लिए हरियाणा सरकार एक्शन में आ गई है। प्रदेश सरकार ने एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण के कहर को कम करने के लिए एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए 4 जिलों में स्कूल और 14 जिलों में निर्माण कार्यों को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा सरकार ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए अब सख्त कदम उठाए हैं। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के 4 जिलों के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं और 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। एनसीआर के 4 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में बंद रहेंगे स्कूल। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया गया फैसला। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर भी लगी रोक। जनरेटर चलाने पर भी लगी रोक। डीजी सेट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। हवा में घुलते जहर को देखते हुए प्रशासन ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिले में स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही एनसीआर की 14 जिलों में वायु प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। डीजी सेट का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। ऊर्जा विभाग को 14 जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के आदेश दिए गए हैं। शुक्रवार को पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नगर एवं ग्राम आयोजना, पीडब्ल्यूडी, बी&आर, ऊर्जा, शहरी स्थानीय निकाय, स्कूल शिक्षा व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को ताजा आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। प्लम्बरिंग कार्यों, घरों और फ्लैट्स की आंतरिक साज सज्जा, बिजली कार्यों, कारपेंटरी जैसे कामों पर छूट रहेगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की हिदायतों को एनसीआर के सभी जिलों में कड़ाई से लागू कराने को कहा गया है। आयोग की अनुमति से ही आपातकालीन कार्यों के लिए डीजल जनरेटर सेट चला सकेंगे। वैसे इनके संचालन पर वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन मोड में आए प्रशासन ने कई कड़े फैसले लिए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन के इस फैसले को प्रकृति का कितना सहयोग मिलता है और कब लोगों को प्रदूषण से निजात मिलती है। फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं जो प्रशासन है वो अपने अमले इस्तेमाल करने में, पॉल्यूशन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं कल शाम की धीमी बारिश ने कहीं ना कहीं पॉल्यूशन पर कुछ प्रतिशत रोक लगाई है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं पृथला विधानसभा में खड़ा हूं। यहाँ के ग्रामीण आंचल का नजारा एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे 11 बजे का लगभग समय हो रखा है। उसके बावजूद भी यहाँ पॉल्यूशन की एक परत बादलों में देखी जा सकती है। प्रशासन कहीं ना कहीं इन पर अमल करने में नाकाम है, क्योंकि प्रशासन कोई भी जमीनी स्तर पर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई काम नहीं कर पा रहा है। बारिश कहीं ना कहीं फरीदाबाद के लिए, पूरे हरियाणा के लिए एक वरदान साबित हुई है। हर खबर के लिए धीरज कौशिक, कैमरामैन कन्हैया कौशिक। पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में स्कूल बंद रहेंगे। प्रदूषण पर सरकार का सख्त रवैया सामने आ रहा है। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। जनरेटर चलाने की भी अनुमति नहीं है। इसके अलावा एनसीआर के 4 जिलों के स्कूल बंद करने के निर्देश के बाद ये स्थिति मानी जा रही है कि प्रदूषण पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार की तरफ से ये सोचना है। 14 जिलों में जहां निर्माण कार्यों पर, क्योंकि जिस तरह से डस्ट को एक बड़ी वजह माना जाता है प्रदूषण बढ़ावे के लिए, तो निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। स्कूल बंद रहेंगे ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो, क्योंकि पॉल्यूशन इस कदर हो गया है, हवा इस कदर जहरीली हो गई है कि सांस लेना दूभर हो गया है। और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई, जिसके बाद सभी सरकारें, खासकर मनोहर सरकार की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं कि जो एनसीआर में पड़ने वाले जिले हैं 4, उनके स्कूलों पर बंद कर दिया गया है और 14 जिलों में, प्रदेश के 14 जिलों में पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन पर, काम पर, निर्माण पर रोक लगा दी गई है। तो 14 जिलों पर इसके अलावा जनरेटर
चलाने पर भी रोक लग गई है। और आपको बता दें कि जो प्रदूषण, जिस तरह से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, मुख्य कारणों में यही बताया जाता है कि व्हीकल से निकलता हुआ धुआं वो बड़ा जिम्मेवार है। इसके अलावा इंडस्ट्री में जिस तरह से उद्योग काम करते हैं वो स्थिति भी बड़ी नाजुक बनी हुई है। और इसके अलावा निर्माण कार्यों की बात हो, पराली की बात हो, सरकार की तरफ से हालांकि बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं, लेकिन हवा अभी भी सांस लेने लायक नहीं है। तो एक खास पैनल मौजूद है हमारे साथ इस वक्त। यशपाल यादव है, हरियाणा शिक्षण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अभिषेक श्रीवास्तव पर्यावरणविद हैं और डॉक्टर संदीप मल्होत्रा एमडी हैं, संतोष हॉस्पिटल में हैं। और बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले अभिषेक श्रीवास्तव जी, आपका रुख करूंगा। ये लगातार सरकार की तरफ से, क्योंकि ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, इसी साल तो हो नहीं रहा है, भगवान के भरोसे स्थिति होती है कि भगवान बारिश करेंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। ये भगवान के भरोसे छोड़ने की जो स्थिति सरकारों की तरफ से बनती है, कितनी वाजिब है। और दूसरी बड़ी बात यह कि क्या बंद करना, चाहे वो जिलों में निर्माण कार्यों को बंद करना हो, इंडस्ट्री में जनरेटर को बंद करना हो, केवल यही समाधान बाकी है पर्यावरण को बचाने के लिए? इसमें सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है जी, इसमें पर्यावरण और इंसान की हेल्थ की भी बात है। हमको दोनों चीज लेके, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका काम हमारा 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन अगर काम हो तो हमको चीजों को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप याद रखिए, ये जो प्रदूषण आज आप देख रहे हैं, ये वो सारा प्रदूषण है जो साल भर में जमा होता है अपर एटमॉस्फेयर में। और ये अभी सर्दी का समय, जिस समय ये सारा सेटल हो रहा है, ये सारा नीचे आ रहा है और एक हमारा कोल्ड प्रेशर कुकर बनता है नॉर्थ इंडिया में, जिसको हम इंडो गैंजेटिक प्लेन भी बोलते हैं, जो शुरू होता है पंजाब से और खत्म होता है राजस्थान में। ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्रदूषण है, ये साल भर का प्रदूषण है। इसमें ये बात सही है कि सर्दी के समय पराली और भी बहुत सारी चीजें आपके इसको छूटती हैं। याद रखिए, सर्दी का समय है, लोग ऊपर खुले में आग भी जलाते हैं, जो उनको जरूरत है, वरना मर जाएंगे। रोड पे जो लोग रहते हैं या गलियों में लोग रहते हैं, वो कूड़ा कचरा जला रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जलाएंगे तो गर्मी कहां से लगेगी। तो इसमें सरकार का जो काम है, और जहां सरकार मेरे हिसाब से पीछे चल रही है, सरकार इसको सोचती है कि अक्टूबर का काम है। हमारी सरकार अक्टूबर में पूरी मेहनत कर रही है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेहनत नहीं कर रही, और उस समय बहुत टाइम निकल गया। ये काम होना है पूरे समय, पूरे साल भर हमारी सड़कों पे पानी क्यों नहीं छिड़का जाता, साल भर हमारी सड़कों में से धूल क्यों नहीं निकाली जाती, साल भर कंस्ट्रक्शन साइट, जो GMDA की कंस्ट्रक्शन साइट आप अगर देख लीजिए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें बड़ी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी, कि ये साल भर की स्थिति क्यों नहीं बनती है। महज कुछ दिनों के लिए आदेश निर्देश पारित कर देना, ये खाना पूर्ति क्यों? आपके पास आऊंगा, लेकिन यशपाल यादव जी, जिस तरह से बात कर रहे हैं अभिषेक जी की स्थिति ये क्यों, कि चाहे स्कूलों को बंद कर देना, इंडस्ट्री को बंद कर देना, आप क्या समाधान देखते हैं? क्या सरकार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए स्कूलों को बंद कर दिया जाए, उससे राहत मिलेगी? यशपाल जी, बच्चों का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात हम भी मानते हैं। कहते हैं कि इससे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट हो नहीं सकती है, लेकिन शिक्षा को भी हम प्रायोरिटी में दूसरे नंबर पर नहीं रख सकते जी। जितना प्रायोरिटी पे हम स्वास्थ्य को रखते हैं, उतना ही शिक्षा को रखते हैं। फिर शिक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ और मजाक बना दिया जाता है कि बार बार स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। प्रदूषण जैसे बढ़ता है, अभी सर ने बताया कि ये पूरे साल भर करने का विषय है। एक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में भी नहीं किया जाता, नवंबर में सरकार एक्टिव होती है और कहती है अब स्कूल बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर दो, जनरेटर बंद कर दो, इंडस्ट्री बंद कर दो।
अरे भाई ये तो साल भर जमा हुआ जो कचरा ऊपर एयर में है तो वो अब नीचे आ गया। आप बंद करने से क्या होता है? आपने साल भर इस पर मेहनत करनी चाहिए थी। आपकी एजेंसी, आपके डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? आपके सो जाते हैं, उसके बाद अब जैसे ही दिसंबर निकलेगा तो सारे के सारे डिपार्टमेंट सो जाएंगे, सब एयर पोल्यूशन और बाकी चीजें सो जाएंगी। तो शिक्षा, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है सरकार के द्वारा, उसमें शिक्षाविदों को बिल्कुल शामिल नहीं किया जाता। उनको पता ही नहीं है शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और कितना लॉस हो रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी अशिक्षित जाएगी। ये जी समझ नहीं पा रहे अभी सरकार। जी क्योंकि सरकार जब डिसीजन लेती है तो शिक्षाविद को बीच में रखकर नहीं लेती है, शिक्षाविदों से पूछती भी नहीं है कि आपका कितना लॉस होगा कितना नहीं। वो सिर्फ कहते हैं स्वस्थ जरूरी है। ठीक है, मानते हैं स्वस्थ तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन शिक्षा को सेकंड प्रायोरिटी पर नहीं रख सकते। शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर बन जाता है। और बार बार कभी कोरोना के कारण, कभी पोल्यूशन के कारण फिर खुलता है, फिर पोल्यूशन के कारण अब दूसरी तीसरी वेव आ लेकिन जाएगी। सवाल चलो मानते हैं कि लॉकडाउन यशपाल की जी स्थिति बिल्कुल यदि सही आती है तो सवाल लॉकडाउन उठा रहे करना ही हैं कि पड़ता है, वो शिक्षा बात और समझ में स्वास्थ्य आती है। लेकिन दोनों ही पोल्यूशन के जरूरी कारण भी, चीजें हैं, और आज का इंडेक्स दोनों देखा ही जाए चीजें जरूरी है। डॉक्टर संदीप सर, मल्होत्रा जी, ये स्थिति है कि शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन सकती है जैसी यादव जी कह रहे हैं कि दोनों चीजों को साथ साथ लेके चला जा सके? क्या कोई और स्थिति बनती है कि स्वास्थ्य सही रहे, शिक्षा भी चलती रहे? जो हालात अब हो रहे हैं, जिस तरह से जहरीली हवा है, सांस लेना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, देखिए सर, अभी जो बात उठाई गई है, जैसे कि मेरे से पहले अभिषेक जी ने बताया, यशपाल जी ने भी बताया कि जब भी हम लोग तब रिएक्ट करते हैं जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती हैं, है ना। जब आपके पास किसी भी चीज को कंट्रोल करने का टाइम, जैसे हम हेल्थ के लिए बात करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। जो परहेज है वो इलाज से बेहतर है। इसी तरीके से ये भी एक बीमारी है जिसके लिए हमें परहेज को बनाना पड़ेगा। परहेज हमें कैसे बनाना है, ये हमें एक टीम वर्क लेना चाहिए। जैसे कि यशपाल जी ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें हर स्ट्रीम से हर किसी को साथ में, ऐसा नहीं है कि हमें लगा कि ये प्रॉब्लम आई तो एक ही पैनल ने डिस्कशन ले लिया। इन स्कूलों को चलाना जरूरी है, जो हर एक इंडस्ट्री है उसका भी सर्वाइव करना जरूरी है। हेल्थ के लिए हम मानते हैं हेल्थ हमारी प्रायोरिटी पे है, लेकिन जो बात उठाई गई यही बात इवन पॉल्यूशन कंट्रोल की जो कमेटीज हैं उनका भी रिकमेंडेशन यही है कि ये कंट्रोल जो है ये सारा साल होना चाहिए। इमीडिएटली आप नवंबर में जागने से कुछ नहीं होगा। अभी जैसे हम फॉरेन बात करें, ऐसा थोड़ी ना कि इंडिया में अकेले पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, और देशों में भी हो रही है प्रॉब्लम। हमें वेस्टर्न वर्ल्ड को देखना पड़ता है। वहाँ सालों पहले ही स्प्रिंकलर्स लगा दिए, डीफॉगिंग जो टॉवर्स होते हैं कि आपके यहाँ अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो अब्जॉर्ब करने के लिए टॉवर्स है। इतने सारे चीजें हैं जिनको हम आप पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, अब हमारा कंट्री डेवलपिंग से टुवर्ड डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जा रहा है, तो हमें कुछ ऐसी चीजें लानी पड़ेंगी जो हमें सबका, ताकि ये भी देखा जाए कि इंडस्ट्री को भी सर्वाइव करना, लोगों को भी सर्वाइव करेंगे तभी तो हेल्थ का ध्यान रखेंगे। जब सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो हेल्थ कहाँ से ध्यान रखेंगे। तो एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि इसमें सारे पहलुओं को देखा जाए। पहलुओं को देखने में पॉल्यूशन कंट्रोल है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे नवंबर दिसंबर में एकदम से पॉल्यूशन बढ़ा, एकदम से गाइडलाइंस आती है कि अब आप सैर करने जाएंगे तो सुबह 6 बजे के सनलाइट एक्सपोज होने पे जाएं, सबको N95 मास्क पहनना है। हम सिर्फ जब ब्लास्ट होने पे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ब्लास्ट को रोका जा सकता है। मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारे पहलू है, ये बहुत लंबा डिस्कशन है ना। जैसे अभी बड़ा सवाल उठाया आपने। हम तभी चेतते हैं जब बिल्कुल सर पर आ जाती है ये स्थिति। क्यों नहीं कि हम पहले ही क्यों नहीं वो मेजर्स, वो कदम उठा लें कि ये स्थिति ही ना बने। मल्होत्रा साहब, क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? क्योंकि उद्योगों को तो चलना ही है पूरे साल भर, कंस्ट्रक्शन तो चलना ही है साल भर। ये ऐसे स्थिति कैसे बन सकती है कि ये चीजें बंद किए बगैर हवा भी साफ हो जाए, ये जो चीजें हैं, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, शिक्षा भी अपने हिसाब से चलती रहे? ऐसी स्थिति कैसे बन सकती है? सर देखिए, पता है क्या है कि जैसे ये बात आपने की है ना कि ये इतना कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें बहुत मैजिक चाहिए या कुछ। एक जैसे हर चीज में एक डिसिप्लिन फॉलो होता है ना। आपको अभी बीच में दिल्ली सरकार ने भी एक सोचा, हरियाणा में भी उस बात को सोची जा रहा है कि ऑड इवन पे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को लाए एक दिन, तो ऑड इवन का इसी तरीके से लिस्ट ऑफ मेजर्स है जो हमें अपनाने पड़ेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जाए। आप देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में आप इंडिविजुअल व्हीकल को कम से कम यूज करने की एक ये वर्ड। आपने कंस्ट्रक्शन की बात की, कंस्ट्रक्शन को जब आप उसका पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बात करते हो तो चेक लगाने के भी पूरे मेजर्स हैं। आपको कंस्ट्रक्शन साइट्स को प्रॉपरली कवर करके जिससे एयर सस्पेंशन कम हो, ये सारी मेथड्स हैं।
आई एम नॉट मतलब मैं इस चीज के लिए सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन हर चीज के प्रॉपर ये मेजर्स बने हुए हैं। सिर्फ आप बात बिल्कुल ठीक है कि कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, व्हीकल्स इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है, आपके बाकी जो इस तरीके वाले है, चाहे वो पराली से रिलेटेड बात हो रही है, लेकिन सबके सॉल्यूशंस हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने एक ही दिन में डिमोनेटाइजेशन कर दिया, एक ही दिन में इतने, अगर हम गवर्नमेंट की विल पावर स्ट्रांग है तो मुझे चेक लगने में कोई बहुत बड़ा इशू होना नहीं चाहिए। जी, बहुत बड़ा इशू नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा इशू बन चुका है जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं। और देश में नहीं, एनसीआर में तो हालात बहुत बुरे हैं, हम सभी जानते हैं और इससे रूबरू भी हो रहे हैं। स्थिति और बच्चों को लेकर बहुत ही गंभीर है और बहुत ही चिंता का विषय भी है। लेकिन सवाल बड़ा ये है, यशपाल यादव जी, आप कहते हैं कि सरकार की तरफ से ये कदम, या यूं कहिए कि सबकी जो साझेदारी होनी चाहिए, सबकी जो रायशुमारी होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि हालात ऐसे हो गए, हवा इस कदर खतरनाक है आपकी हेल्थ के लिए, खासकर बच्चों के लिए। सरकार करती तो क्या करती, स्कूल बंद ना करे तो क्या करे? देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शन सरकार द्वारा जारी किए गए थे, स्कूल खुले रहे, क्योंकि स्कूल भी उसी वातावरण में है जिस वातावरण में घर पे बच्चे रह रहे हैं। क्या स्कूल के लिए कोई अलग वातावरण तो बना नहीं है, या घर के लिए कोई अलग वातावरण तो बना नहीं है। आज का इंडेक्स गुड़गांव का अगर हम देखें तो 291 है जी। मैं अभी गूगल पे सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि 291 291 इंडेक्स है। तो 291 इंडेक्स या 290 280 के आसपास इंडेक्स हमेशा ही रहता है, उससे तो कम कभी मैंने अपने जिंदगी में देखा ही नहीं इस गुड़गांव का। हाँ ठीक है, ये खतरनाक लेवल है, लेकिन इसी खतरनाक लेवल में हम शुरू से बचपन से जीते आ रहे हैं, तो इतना खतरनाक नहीं है। पहले हम मानते थे कि 450 से ऊपर पहुंच गया था गुड़गांव का इंडेक्स। डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कितना खतरनाक है। डॉक्टर साहब, 91 है। यादव जी कह रहे हैं कि ये स्थिति तो बनी रहती है, इसमें कौन सी दिक्कत हो गई, स्कूल बंद करने की क्या आवश्यकता है, इसमें तो जीते ही रहते हैं हम। क्या ऐसी स्थिति है कि ये जो हवा की जो क्वालिटी बताई जा रही है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? देखिए, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। डेली न्यूज चैनल वाले सारे फ्लैश कर रहे होते हैं कि आइडल जो है वो लेस देन 50, आपका जो सेटिस्फैक्ट्री 50 to 75 या 80, 200 से ज्यादा आपका खराब स्थिति में है, 300 से ज्यादा अलार्मिंग है। ये सारी चीजें मतलब ये जो पैरामीटर्स हैं, डेफिनेटली अब क्या है कि मुझे लगता है कि ना, एक हम बहुत ही क्रूड वे में बता देते, एक ही शहर में ना AQI ऐसा नहीं रहता कि आपने पूरे शहर का एक जैसा नाप लिया। इंडस्ट्री में जहां पर लगे वहां का AQI अलग होगा, और आपका जो रेजिडेंशियल एरिया अगर आप वहां पर देखेंगे प्रोबेबली वहां थोड़ा सा अलग होगा। एक पीयर फैक्टर तो है, डेफिनेटली है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हमें ना जैसे सॉल्यूशन इन्हीं चीजों के बीच में देखना है। अभी इनकी जो यशपाल जी की भी बात ठीक है कि इंडोर कहते हैं कि ऐसा माना भी जाता है डेफिनेटली कि इंडोर एयर पोल्यूशन कम होता है। अब वो अगर इंडोर घर में कम होता है तो वो स्कूल में क्यों नहीं कम होता? पॉइंट कंसिडरेशन के लिए ठीक है। और जब कि बच्चे कोविड में अब वो N95 मास्क या ये सब मास्क पहनना सीख ही गए हैं। हाँ, ये वाली बात है कि एक्चुअली क्या है कि जो हमारा ये मास्क है ये सिंपल नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस में हमारे मास्क की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। ये N95 या आगे उससे भी सुपीरियर क्वालिटी के मास्क अगर ये हो पाए, उसके साथ एकेडमिक को जोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेफ्टी मार्जिन बच्चों के लिए बेटर हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज हम जानना ही चाहेंगे कि इस तरह की स्थिति जो बनी हुई है, जो एयर क्वालिटी है, उसमें खासकर बच्चों के लिए क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं, और खासकर किस तरह से ये मास्क वाला जो कल्चर है वो हालांकि डर से ही पैदा हुआ है, वैसे कोई अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा है, तो केवल मास्क से ही काम चल जाएगा बच्चों के लिए भी, चाहे बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए खासकर बड़े दिक्कत के दिन होते हैं ये। देखिए सर, अभी मास्क के अलावा अगर मैंने वही बात बोली ना कि जब चीजें हमारी अब इस वाली स्टेज में कि जो फुल ब्लोन या अलार्मिंग स्टेज में है, तो अभी इस टाइम ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिनों में कंट्रोल करके आप स्थिति को एकदम से बदल देंगे, वो तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आंसर नहीं होगा। हाँ, अभी के लिए जैसे होता है कि किसी पेशेंट को अगर बुखार है तो पैरासीटामोल ही देंगे, बाकी चीजें तो बात की है। तो वैसा ही स्थिति है यहाँ पर कि अभी मास्क N95 या बेटर क्वालिटी का मास्क से ही काम चलेगा, ये तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि जनरल गाइडलाइंस में कि सुबह सुबह की 6 बजे से पहले की सैर वगैरह अवॉइड करिए, क्योंकि उस टाइम स्मॉग की लेयर काफी ज्यादा होती है। सनलाइट जैसे ही आ जाती है तो हम मानते हैं कि जो ये टॉक्सिक गैसेस हैं इनके लेवल्स डाउन होने लग जाते हैं, चाहे वो नाइट्रस है, ओजोन की लेयर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनके लेवल कंपेयर। तो आप अगर सारी इन टोटो बातें करते हैं तो ये सारी चीजें
बच्चों के या हॉस्पिटल स्टाफ या स्कूल स्टाफ, इन सब के लिए मास्क पहनना या वर्किंग स्टाफ के लिए जरूरी है। और तो आप बाकी जो ये होते हैं कि अभी फिर भी अभी अलग अलग तरीके के जो एयर फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स में भी 2 तरीके के फिल्टर्स अवेलेबल हो रहे हैं। एक है जैसे पार्टिकल फिल्टर्स और एक गैसेस फिल्टर। अब जो हमारे नई जो आ रहे हैं उनमें गैसेस फिल्टर साथ में है, तो ये इनका यूज भी मुझे लगता है कि स्कूल प्रेमिसेस या उनमें इनकरेज करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक अच्छी, और जो एयर क्वालिटी असेसमेंट उनमें आता है, तो एयर क्वालिटी असेसमेंट करके, जैसे हर चीज का एक सर्टिफिकेशन है कि हम लोग यहाँ पर टीम्स बना के, जैसे स्कूल का हरियाणा गवर्नमेंट एक बोर्ड बना सकती है कि जो स्कूलों की असेसमेंट करे, या जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, खाली स्कूल की जो भी वर्किंग इंस्टीट्यूशन है, ताकि काम ना सफर करे, वहां पर अपने मेजर्स ये वाले लगा के, चाहे हम मास्क की बात करें, चाहे हम ये क्या कहते हैं बेटर एयर फिल्टर्स की बात करें, उस तरीके से चीजों को, और बेटर ट्री प्लांटेशन, जैसे कि हम निश्चित रूप से ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस तरह की ये लिस्ट ऑफ मेजर्स है जो कि हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। कम से कम ये चीजें तो हमें करनी ही चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव जी, ये बात हम क्यों कहते हैं कि सरकार ध्यान नहीं देती? सरकार अब जरूरत पड़ी तो इस तरह के मेजर्स ले लिए, 1 साल से स्थिति क्यों नहीं बनाए रखती हैं? ये केवल सारी सरकार की ही जिम्मेवारी है? हम और आप लोग जिस तरह से, चाहे वो व्हीकल्स की बात हो, उनके मैनेजमेंट की बात हो, एक घर में 4 गाड़ियां हैं, 4 लोग हैं, इस तरह की स्थिति है, हमारी जिम्मेवारी की बात शायद ही होती हो। अभिषेक जी, इसको देखने के बहुत सारे पहलू हैं, बट बात बहुत मुद्दे की यह है कि ये काम सरकार, क्योंकि मैं आपको 5 बड़े मेजर बता देता हूँ जिसकी वजह से, और ये सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 बारी हर बारी बोला है, सारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साथ में एग्री किए हैं, चाहे आपका केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड हो, या हरियाणा को हो, या राजस्थान का हो, या यूपी का हो जी। आपके थर्मल पावर प्लांट नॉर्थ इंडिया में चल रहे हैं, जिनमें नए पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 3 साल 4 साल पहले लगने थे, जो नहीं लगे हैं, उनकी एक्सटेंशन भी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उनको बंद करने का भी आदेश दिया। ठीक है, ये सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज है, आपको पराली की सिचुएशन पिछले 10, 12, 15 साल से, ठीक है, अब हमको पता है कि सोल्यूशन भी अवेलेबल है, सरकार क्यों नहीं इसको कटवाती है, खुद ही खरीद लेती है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लोगों को समझाती भी है, जुर्माने भी कर रही है, समझाना नहीं है ना, नहीं जुर्माने भी कर रही है, खरीदने का प्रयास है, वो इतने इस लेवल पे जितना संभव है वो कोशिश कर रही है सरकार की तरफ से। ये मेजर्स लिए जा रहे हैं। नहीं, कोशिश नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए हजारों करोड़ों का इन्वायरमेंटल सेस पड़ा हुआ है जो खाली पड़ा है, जो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। वो केंद्र सरकार के पास भी है पैसा, स्टेट्स के पास भी है। अगर आप बोलते हैं कि गाड़ियों का पोल्यूशन होता है, आपके पास ऑड इवन का एडवांटेज है, आप क्यों नहीं लेते हैं? आप क्यों नहीं ट्राई करते हैं? नहीं, लोगों में नाराजगी हो जाती है ना, लोग परेशान हो जाते हैं, आप उसको मैनेज कर, सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल से, बड़ा सोच समझ के सरकार को इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। आपने डिमोनेटाइजेशन भी तो किया, वहां भी तो लोगों की नाराजगी देखी, आपने वो भी मैनेज किया, आपने लॉकडाउन। सवाल ये है अभिषेक जी, सवाल ये है कि ये जो जिम्मेवारियां हैं, ये सब केवल हम सरकार पे डाल दें, ये स्थिति क्या कोई सही स्थिति है? हमसे इन्वायरमेंटल सेस लेते हैं, इन्वायरमेंटल टैक्स लेते हैं, और वो पैसा अगर नहीं इस्तेमाल होता है या उसके मेजर्स नहीं लगते हैं, अगर हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिर्फ ट्वीट बेच के सोचता है कि लोग कंट्रोल कर लेंगे, और उनके कर्मचारी और उनके टीम बैठ के कंट्रोल नहीं कर रही है, वो कंस्ट्रक्शन साइट में रोज 24 घंटे ऑडिट नहीं करती, तो ये सर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं और आप खड़े होकर कंस्ट्रक्शन साइट में जीएमडीए के ऑफिशियल को बताएंगे कि कंट्रोल कैसे करना है? तो हम अपनी सरकार को कोई भी पैसा क्यों देते हैं? हम कोई भी कर या कोई भी टैक्स क्यों भरते हैं? हम इसलिए भरते हैं कि सरकार उसके लिए काम करे। आप कहते हैं कि सरकार का रवैया ढीला है। यशपाल यादव जी, ये स्थिति है क्या कंस्ट्रक्शन साइट पर केवल सरकार के नुमाइंदे खड़े होकर वहां जो नियम कानून कायदे हैं कंस्ट्रक्शन के वो पूरे करवा सकते हैं, या केवल और एवं जैसी इस तरह की चीजें जो जनता की नाराजगी का सबब बनती हैं, इस तरह की चीजें सरकार को शुरू करनी चाहिए? या सच में आप कहते हैं कि सरकार गंभीर नहीं है, या हम लोगों की जो जिम्मेवारी है उसको हम पूरी तरह से निभाते भी हैं एनवायरमेंट के प्रति?
यादव जी, आप तो शिक्षाविद हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब जिम्मेदारी हमारी है। नहीं, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है, ये मैं कह रहा हूं। हाँ, सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ, सुन पा रहे हैं यशपाल जी, सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। से पीछा नहीं छुड़ा रहा, किसी के साथ हमारी कुछ नहीं है। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, इस देश के बारे में सोचना हमारा भी कर्तव्य। लेकिन सरकार का कर्तव्य इसलिए ज्यादा बनता है कि सरकार प्रत्येक बात में टैक्स भी लेती है, अभिषेक जी ने बताया। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं सरकार टैक्स ले रही है, सेस ले रही है इस तरह का कि वो एनवायरमेंटल को सुधार सके। सरकार एजुकेशन के बारे में भी टैक्स ले रही है, वहां भी कुछ सुधार नहीं होता है। तो सरकार गंभीर नजर नहीं आती है। अगर सब कुछ नागरिकों ने ही करना होता, सब कुछ जनता ने करना होता, फिर सरकार की कहां जिम्मेदारी? नहीं, सब कुछ की बात नहीं हो रही है, कुछ तो जनता का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। पेड़ों को काटने की बात हो, पेड़ों को लगाने की बात हो, व्हीकल्स को वाइजली इस्तेमाल करने की बात हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो नियम कानून कायदे उनको पूरा करने की बात हो। हम इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं तो उस लिहाज से, चाहे वो जनरेटर चलाने की बात हो या जिस तरह से दूसरे नियम हैं इंडस्ट्री को चलाने की, उनमें हम लापरवाही बरतते हैं। ये भी तो हमारे हिस्से का काम है, ये कहां कर पाते हैं हम? देखिए सर, ये एक दिन का काम नहीं है। वही बात कह रहे हैं। नवंबर और दिसंबर में ये कहे कि ये सारी चीजें हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात कर रहे हैं। और मीडिया और बाकी चीजें, कई बार मैंने देखा कि सरकार को बचाने के लिए ना उस तरह की बातें करते हैं, जिम्मेदारी की सरकार की होती है, पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। नहीं जी, पिछले सरकारों ने जीरो काम किया, हम मानते हैं, लेकिन आज की सरकार क्या काम कर रही है? बिल्कुल ठीक बात है। सरकार बिल्कुल ठीक बात है, ना जाए तो ज्यादा अच्छा है कि पोल्यूशन, इसलिए हम वोट करते हैं कि ये सारी चीज दिक्कतें खत्म हो। और आज की सरकार क्या काम कर रही है ये देखना हमें चाहिए। बिल्कुल सही बात और है। सारी की सारी जनता पे भांडा फोड़ देना कि जनता कुछ नहीं करती है। जनता का कर्तव्य जरूर है, लेकिन सरकार का कर्तव्य सबसे ज्यादा है। यदि मैं कहूं अगर अनुपात में ना पाए तो 99% सरकार को काम करना चाहिए, 1% जनता काम करना चाहिए। जनता काम करती है यदि सरकार कानून बनाती है। कानून का पालन यदि जनता नहीं करती है तब जनता की जिम्मेदारी बनती है। कानून का पालन करना ही चाहिए, लेकिन सरकार कानून की पालना करना जनता की जिम्मेवारी है। बहुत कम होते और ये अफसोस की बात ये है यादव जी कि जनता 1% जनता ही है जो ठीक से पालन करती है। दिक्कत का सबब ये भी है। बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में कि किस तरह से जो हवा सांस लेने लायक नहीं है, जो लगातार जहरीली होती जा रही है। हालांकि हमारे सभी मेहमानों का कहना है कि सरकार की जिम्मेवारी बहुत है और सरकार का ये कहना है कि अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही है, सभी तरह के दिशा निर्देश देने की कोशिश भी कर रही है और उनकी पालना भी करवा रही है। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि महज जो 1 साल की प्रक्रिया है उसे कुछ दिनों में करने से क्या हवा शुद्ध हो पाएगी, उसका जहर खत्म होगा? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।